पाकिस्तान से तैयबा बुखारी का आदाब। आज से 30-35 साल पहले डॉक्टर राहत इंदौरी ने एक इंतहाई मायनेखेज गज़ल लिखी। चंद अल्फाज होंगे लेकिन भरपूर तर्जुमानी है ये इस वक्त भी, आज भी, यानी कि 3-4 दहाइयां गुजरने के बावजूद भी इस गजल का एक एक लफ्ज, बल्कि कहना चाहिए कि एक एक नुक्ता इस गजल का भारत के सियासी हालात, भारत के समाजी हालात, भारत के तहजीबी हालात और भारत के अदबी हालात, इन सब पे ये गजल पूरा उतरती है। शायर भी आपका, कलाम भी आपका, मुल्क भी आपका, हालात भी आपके, सिर्फ लहजा मेरा। गजल कुछ इस तरह है, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी जुबान थोड़ी है। मैं जानता हूं कि दुश्मन भी कम नहीं, लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है, जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे किराएदार हैं, जाती मकान थोड़ी है और सभी का खून है शामिल, यहां की मट्टी में किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। महाकुंभ मेले में क्या कुछ नहीं हुआ, कितनी जाने गई, दुरुस्त आदादोशुमार अभी तक आप नहीं फराहम कर पाए, जो सरकार आदादोशुमार फराहम करे वो भी आपने नहीं फराहम किए, और आप चले हैं औरंगजेब आलमगीर का मकबरा मिस्मार करने, मुंतकिल करने। तो डॉक्टर राहत इंदौरी कहते हैं कि यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है, यकीन हो कि ना हो, बात तो यकीन की है, हमारे जिस्म की मट्टी इसी जमीन की है, मेरे वतन के सभी लोग भाई भाई हैं, ये दूरियों की सियासत किसी कमीन की है। कमीन, बल्कि कमीन से बात आगे चली गई, कमीनों की बात कर रहे हैं हम, कमीनों ने जो नफरत का खेल शुरू किया है और मोहब्बत का बाजार जो बंद किया है, हम उसी बाजार मोहब्बत के, अमन के और भाईचारे की दुकान खोलेंगे। एक फिल्म देख के आपके होशो हवास ठिकाने आए, या गैरत जागी, सोई हुई या मरी हुई, 5 दहाइयां मुगल हुक्मरान बादशाह ने आपसे हुकूमत, 50 साल तारीख अगर मैं आपको दोहरा दूं तो जनाब छठे बादशाह थे, शहनशाह औरंगजेब मुगलिया सल्तनत के, और उन्होंने 1658 से 1707 तक, यानी कि 1658 से 1707 तक, तकरीबन 5 दहाइयों तक हिंदुस्तान पर हुकूमत की। फिल्म पे फिल्म बना रहे हैं आप, एक फिल्म बनी है, उससे पहले तक सभी की गैरत सोई हुई थी, लेकिन अगर यहाँ पे तारीख अगर हम बयान कर दे, वो भी एक किताब लिखी गई जिसके छावा तमाम रिकॉर्ड तोड़े, किस तरफ चल पड़ा है भारत का माथा, भारत के दाता, भारत की फिल्म इंडस्ट्री, पाकिस्तान 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 देखते देखते थके आप। अब आप फिर शुरू हुए हैं, अब आप मुसलमान 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 पे फिल्म बना रहे हैं। आपकी जहानत का दायरा, आपकी अकल का दायरा, आपकी फहमो फरासत का दायरा इतना महदूद क्यों है, इतना तंग क्यों है? बल्कि अब तो नदारत समझिए, है ही नहीं लगता। रमजानुल मुबारक में हम नहीं चाह रहे थे कि आपके साथ खुल के बात, अभी भी आपके लिए लफ्ज हम एहतराम वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, आपसे मुराद अब मासूस नहीं है, अभी आप मुझे मासूस समझ लीजिए। वो जो नहीं बोल पा रहे हैं ना, उनकी नुमाइंदगी हम करेंगे, इसीलिए इस चैनल का नाम हमने मासूस नैरेटिव रखा। और अगर आप सवाल भी पूछना चाहते हैं ना, तो सवाल पूछिए, हम जवाब देंगे। हम तंज नहीं, हम आपका समर्थन नहीं उड़ाएंगे, हम आपकी तस्दीक नहीं करेंगे, हम आपकी राय को रौंदेंगे नहीं, हम आपकी राय को पामाल नहीं करेंगे, हम आपका एहतराम, आपके सवाल का एहतराम करेंगे।
آپ کو جواب دیں گے احترام سے، برابری کی سطح پہ بات کریں، لیکن انتہا پسندی میں ہم آپ کی برابری نہیں کریں گے، کسی غلط کام میں برابری نہیں ہوگی۔ چلتے ہیں شیر کی طرف۔ کیا خوبصورت شاعر کی اڑان، کہتے ہیں جب بن سکی نہ بات کوئی ہیر پھیر سے، جب بن سکی نہ بات کوئی ہیر پھیر سے، کتے لڑا دیے گئے جنگل کے شیر سے۔ اب ہماری گفتگو اور ہندو مسلم فسادات میں کتے کون ہیں اور شیروں کا کردار کون ادا کر رہے ہیں، فیصلہ جنتا کرے، عوام کی عدالت کرے، یہ عوام کی عدالت کرے گی آج کی سے کل۔ حب الوطنی کا تقاضا ہے کہ اب بات نہ کی تو کب کی؟ وطن عزیز کے لیے اگر صرف بات کرنے کا موقع آپ کو مل رہا ہے تو کیا وہ بھی آپ موقع گوا دیں گے؟ کوئی آپ سے ہتھیار اٹھانے کے لیے، تلوار اٹھانے کے لیے، بندوق اٹھانے کا مطالبہ نہیں کہہ رہا، نہ کہہ رہا ہے، نہ کر رہا ہے، لیکن صرف ایک مطالبہ آپ سے کیا جاتا ہے اور کیا بھی جانا چاہیے کہ اپنے دیش کے لیے، اپنے حق کے لیے، حب الوطنی کے اظہار کے لیے بات کیجئے۔ اور اگر اب بھی آپ خاموش رہے تو تاریخ کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گی۔ میں بھارت کے مسلمانوں سے مخاطب ہوں، آپ کے لیے سرحد پار سے ہم بات کر رہے ہیں، لیکن تفریق کی بات نہیں کر رہے، ہم حق کی بات کر رہے ہیں۔ شعر آپ کی خدمت میں حاضر ہے، یاد کیجئے، زبانیں یاد کیجئے، آپ ہی کی مٹی سے اٹھا ہوا شعر ہے یہ، اور آپ ہی کی مٹی کے لیے یہ شعر کہا گیا ہے اور پڑھا بھی گیا ہے، اور بھارت میں ہی خوب زور و شور سے پڑھا گیا ہے۔ تو پاکستان میں بسنے والے اور دنیا بھر میں جہاں جہاں انسانیت کا دم بھرنے والے اور انسانیت کا جذبہ رکھنے والے اور انسان بستے ہیں، وہ اس شعر کو ضرور سنیں، ضرور یاد کریں اور ضرور دہرائیں، اور نئی نسل کے کانوں میں پڑھیں یہ شعر۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، وہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان چھوڑ دیں ہم، بتاؤ بھوت کے ڈر سے مکان چھوڑ دیں ہم، اپنا مکان اب کوئی نہیں چھوڑے گا۔ مجھے یہاں پہ سیونی گھوش ہیں، بھارت کے ایم ایل اے، لوک سبھا میں انہوں نے تقریر کی، 4 الفاظ مجھے ان کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ ایک خاتون نے لوک سبھا میں اپنے خیالات کا اظہار کیا، کچھ اعداد و شمار پیش کیے، اپنا نقطہ نظر بیان کیا، کچھ حقائق وہ سامنے لے کے آئیں۔ مجھے بس ان حقائق سے مطلب ہے، مجھے بس ان اعداد و شمار سے مطلب ہے، مجھے ان کی شکایت سے مطلب ہے، مجھے ان نکات سے مطلب ہے جو انہوں نے لوک سبھا میں پیش کیے۔ سیونی گھوش کہتی ہیں لوک سبھا میں، پردھان منتری نریندر مودی جی نے 2022 میں 2022 کے بعد سے اب تک منی پور میں قدم نہیں رکھا۔ منی پور میں کیا ہوا تھا؟ ستا کے کھیل میں، طاقت کے نشے میں چور لوگوں نے انسانیت کے ساتھ کیا گھناؤنا جرم کیا، وہ سب جانتے ہیں، مجھے یہاں دہرانے کی ضرورت نہیں۔ سیونی گھوش کا یہ شعر دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ بھارت کی بیٹی کیا شعر پڑھ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے، آگ لگی بستی میں اور صاحب اپنی مستی میں، اقتدار کی مستی بڑے سے بڑوں کی اتر گئی، اور جن کی قبروں کو مسماری کا آپ سوچ رہے ہیں، جن کی قبروں کی بے حرمتی کا آپ تہیہ کیے ہوئے ہیں، منصوبہ بندیاں کیے ہوئے ہیں، 50 سال جنہوں نے بھارت کی خدمت کی ہے، اقتدار میں رہ کے مختلف قومیتوں کے لیے کام کیا ہے، ہم کسی حکمران کی حمایت نہیں کر رہے، ہم کسی حکمران کی مخالفت نہیں کر رہے، ہم تو صرف عوام پہ جو بیت رہی ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ ایک بڑا تاریخی شعر بھارت کے موجودہ حالات پہ منور رانا صاحب کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اور وہ شعر آپ کی خدمت میں پیش خدمت۔ بلندی دیر تک کسی شخص کے حصے میں رہتی ہے، بلندی دیر تک کس شخص کے حصے میں رہتی ہے، بہت اونچی عمارت ہر گھڑی خطرے میں رہتی ہے، خطرے میں ہے اونچی عمارت۔ مجھے عمارت کا نام لینے کی تو ضرورت نہیں ہے نا، آپ سمجھ تو گئے ہوں گے، آپ ماسس بہت سمجھدار ہیں۔ اسد الدین اویسی کہتے ہیں کہ کیا نریندر مودی نے پارلیمنٹ کو نومینیٹ کیا ہے یا پارلیمنٹ نے نریندر مودی کو نومینیٹ کیا ہے؟ بہت فرق ہے اس جملے میں، اور بڑا باریک سا فرق ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا مودی پارلیمنٹ کے نومینیٹڈ ہے یا
पार्लियामेंट मोदी की नॉमिनेटेड है। अगर ये नौबत दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरिया को पेश आ गई है तो समझिए ऊंची इमारत खतरे में है। वो कहते हैं कि मैं पार्लियामेंट की आवाज हूं और एग्जीक्यूटिव मेरी ही आवाज पार्लियामेंट में रोकता है और सुप्रीम कोर्ट में जाके बोलता है, और वो भी हमारे खिलाफ। एक जगह उन्होंने मैं का लफ्ज इस्तेमाल किया है और फिर उन्होंने हमारे खिलाफ। अब आप बताइए, आप मासिस बताइए कि पार्लियामेंट सुप्रीम है या सुप्रीम कोर्ट? असदुद्दीन अवैसी ने गेंद अवाम के कोर्ट में फेंक दी है, खुल के कह दिया उन्होंने कि पार्लियामेंट सुप्रीम है तो पार्लियामेंट में बात कीजिए। ना आप पार्लियामेंट में जाते हैं, ना आप पार्लियामेंट की सत्ता को मानते हैं, और ना ही आप ऑपोजिशन को पार्लियामेंट में बोलने देते हैं। और यहीं पे बस नहीं कि उन्होंने लोकसभा में पाकिस्तान के नामवर शायर अहमद फराज का शेर तक पढ़ दिया। वो शेर भी हम आपको सुनाते हैं। क्या कहते हैं वैसे जी? वो कहते हैं, मसीहाओं को जब भी आवाज दी है पलट कर आ गए हर बार कातिल, वहां क्या दाद खाही क्या ख्वाही, वहां क्या दाद खाही क्या ख्वाही, जहां हो मुनसिफों के यार कातिल। क्या कुछ कह गए ओवैसी जी अहमद फराज की शायरी की मदद लेकर, और लोकसभा में क्या तारीख लिखवा गए हैं वो, और क्या 17 करोड़ मुसलमानों की नुमाइंदगी कर गए वो, और क्या भारत की नुमाइंदगी कर गए वो, और क्या हिंदू भाइयों को ललकार के कह गए वो, और क्या उनको मदद के लिए तलब करके अपील कर गए वो। काश उनकी अपील पे प्रधानमंत्री, जिन्हें वो पुजारी सम्राट कह गए हैं, काश वो इस पे ध्यान दें। भारत में आजकल किस किस्म की शायरी सुनी जा रही है, किस किस्म की बातें की जा रही हैं, हम वक्फे वक्फे से आपके सामने ये हकायक ला रहे हैं। हम आपको भारत का चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, असल चेहरा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी आँख इंतहा पसंदों वाली नहीं है, हमारी आँख काटने और बांटने वाली नहीं है। हमारी आवाज़ इंसाफ के लिए है, हमारी आवाज़ सत्ता के लिए नहीं है। पिछले दिनों शहंशाह औरंगजेब को लेके भारत में जो बहस छिड़ी है वो भी खत्म होने वाली नहीं। इसीलिए हम भी आपसे सिलसिलावार बात कर रहे हैं, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ा रहे हैं, और जो मालूमात, जो रिपोर्ट्स और भारत के जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं, हम वो आपको बता रहे हैं बगैर किसी जानिबदारी के। प्रताप आजमगढ़ी एक नौजवान सियासतदान, बड़े धड़ल्ले से लोकसभा में बोलते हैं, बड़े धड़ल्ले से जहां कहीं भी जाते हैं शायरी की जुबान में खुलकर बात करते हैं। पिछले दिनों उन्होंने, हमें नहीं मालूम उनकी ये शायरी मौजूदा दौर की आजमाइश का नतीजा है या माजी के जख्म हैं जो अभी तक भर नहीं पाए, लेकिन वो अपने लफ्ज़ों के ज़रिए भारत में इंतहा पसंदी की तारीख को जितने नफासत से, जितने सलीके से बयान कर रहे हैं, इस नौजवान को दाद देना पड़ती। चलते हैं प्रताप आजमगढ़ी के 2 अशार की तरफ। शेर कुछ इस तरह है, ये दाढ़ियाँ ये तिलक धारियाँ नहीं चलती, ये दाढ़ियाँ ये तिलक धारियाँ नहीं चलती, हमारे अहद में मक्कारियाँ नहीं चलती, हम कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरकार, सरों को काट के सरदारियाँ नहीं चलती। क्या खूब कहा है उन्होंने, हम कबीले वालों के दिल जोड़िए मेरे सरकार, सरों को काट के सरदारियां नहीं चलती। सरदारों को क्या खूब चैलेंज दिया है प्रताप आजमगढ़ी ने। लफ्ज़ों का इतना बेहतरीन इंतखाब, पाकिस्तान से दाद वसूल कीजिए। ये नज़रियात आपके देश में से सामने आए हैं, बहुत सा कुछ पड़ा है मेरे पास, ये सब कुछ आपसे बयान करना है, और ना जाने कब तक बयान होता रहे, तो घबराइएगा मत। जो लोग इन हालात से जूझ रहे हैं, इन हालात का मुकाबला कर रहे हैं, वो नहीं घबराए, तो आप क्यों घबरा रहे हैं? महफिल को सजाते रहिए, सीना तान के आते रहिए, और नजरें उठा के हमसे बात करते रहिए, सवाल उठाते रहिए, और इस मामले को जड़ से उखाड़ने की कोशिश कीजिए। इस खित्ते में अमन चाहिए, इंतहा पसंदी उतने ही भयानक है जितने दहशतगर्द। गुफ्तगू के आगाज में एक शेर आपकी खिदमत में पेश करना बहुत ज़रूरी है। ये शेर तर्जुमानी करेगा
सरहद के इस पार भी और सरहद के उस पार भी। शेर कुछ इस तरह है, अब दोस्त कोई लाओ मुकाबिल में हमारे, अब दोस्त कोई लाओ मुकाबिल में हमारे, दुश्मन तो कोई कद के बराबर नहीं निकला। पहली वजाहत तो ये कि हम किसी को अपना दुश्मन नहीं समझते। दूसरी बात ये कि वाकई कद के बराबर अब दुश्मन मिलना नामुमकिन है, और जो खुद को हमारा दुश्मन कहते कहते नहीं थक रहे थे, बहुत छोटे कद के मालिक निकले। हेमंत बिस्वा जो आसाम के वजीर आला हैं, उन्होंने खुल के मुसलमानों के अलावा किन किन नजरियात रखने वालों को या किन किन शख्सियात को या किन किन तबका हाई फिक्र को भारत में ही अपना दुश्मन करार दिया है, वो इंतहाई काबिल गौर है, मायने खेज है। इंसानियत कदम भरने वाले दुनिया के किसी भी गोशे में बसते हों, वो ये गुफ्तगू ज़रूर सुने, वो हमारी गुफ्तगू पे गौर ज़रूर करें, वो इन रिपोर्ट्स को ज़रूर तवज्जो दें और गौर करें, फिक्र करें, और कम से कम सवाल ज़रूर पूछें। सवाल पूछना आपका हक है। आप सवाल नहीं उठाएंगे तो आप खुद भी उठ सकते हैं, और आप जिस भी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, आपकी कम्युनिटी के लिए ये खामोशी ख़तरा भी बन सकती है। हम अपनी तरफ से किसी लगी लिपटी का मुजाहरा नहीं करेंगे। रिपोर्ट की तरफ चलते हैं। हेमंत बिस्वा जो आसाम के वजीर आला हैं, वो ये कह रहे हैं, उनके अल्फाज हैं, कोलकाता में एक तकरीब में उन्होंने कहा है कि हिंदुओं के लिए मुसलमान या ईसाई खतरा नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा खतरा बाएं बाजू और लिबरल नजरियात से है। उन्होंने ममता बनर्जी और कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी को भी इसी लाइन में खड़ा किया है। वो ये कहते हैं, उनको निशाना साधते हुए कहते हैं कि हिंदुओं को कमजोर करने वाले इनके अपने माशरे में मौजूद हैं। क्या चाहते हैं आप? भारत से बाहर आप जाते हैं तो मुसलमानों से गले भी मिलते हैं, मुसलमान ममालिक से रवाबित बढ़ाने की बात भी करते हैं, मंदिरों के उद्घाटन भी करते हैं, रामायण के तर्जुमे भी मुख्तलिफ जुबानों में शाया हो रहे हैं, उन तकारीब में भी आप जाते हैं। लेकिन भारत के अंदर मुसलमानों और दीगर कौमियतों के साथ, दीगर माइनॉरिटीज के साथ जो सलूक आप कर रहे हैं, इस पे तनकीद की जाए, इस पे आपको शर्म दिलाई जाए, इस पे आपसे झगड़ा किया जाए, इस पे आपका हाथ रोका जाए या ये हाथ तोड़े जाए, क्या किया जाए? आपने घर में एक ऐसी आग लगा दी जिसमें बाहर आग बाद में पहुंचेगी, पहले घर वाले जलेंगे, पहले घर मुतासिर होगा। और हम ऐसे हमसाए नहीं हैं कि साथ वाले घर में आग लग रही हो तो हम तमाशा देखें। हम आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम आग बुझाने की कोशिश करेंगे, हम सवाल उठाएंगे, हम आपसे बात करेंगे। आप चाहे इनकार करें, हम बार बार बात करने की बात करेंगे, हम आपको मेज पे लाने की कोशिश करेंगे, हम आपका हाथ रोकने की कोशिश करेंगे। और अगर खुदा ना खास्ता ऐसी नौबत आई कि आमने सामने आए तो हम दंदान शिकन जवाब देंगे। ये भी आप ही के प्रोग्राम में बैठे हुए दो जुमले एक मुबस्सिर ने कहे हैं कि शहंशाह औरंगजेब आलमगीर सरकारी खजाने से 1 रुपया भी अपने ऊपर खर्च नहीं करता था, टोपियां सी कर और कुरान पाक के नुस्खे लिख कर अपना गुजारा करता था। और फिर उसने जो वसीयत की थी कि किस तरह उसकी कब्र बनाई जाए, कब्र को खुला रखा जाए, ऊपर कोई गुंबद ना बनाया जाए, कब्र के मट्टी को कच्चा रखा जाए, कोई मकबरा तामीर ना किया जाए और सादा सी इमारत में, और बताया कि कहाँ उनकी तदफीन होनी चाहिए और क्यों होनी चाहिए। ये तमाम सवालात हम आपके लिए छोड़े जा रहे हैं। और जो तस्करा किया जाता है, ये भी कहा जाता है, तारीख ये भी बता रही है कि औरंगजेब आलमगीर की आखिरी रसूमात इंतहाई सादगी से अदा की गई और उनके अपने पैसों से उस दौर में जो खर्चा हुआ है वो सिर्फ 13-14 रुपए या 14.5 रुपए। 3 बातें सामने आती हैं, ये 3 अदाद-ओ-शुमार सामने आते हैं।
ہمیں تاریخ کی بھول بھلائیوں میں نہیں جانا. جو گفتگو آپ کے چینلز پہ ہو رہی ہے، ہم اگر اسی کا جوابات دینا یہاں سے شروع کریں تو بات بہت طویل ہو جاتی، لیکن نہیں، ہم اس بحث مباحثے میں الجھنا نہیں چاہتے. ہم اپنی نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو اور دنیا جہان کی نوجوان نسل کو اور انسانیت کو یہی درس دیں گے، یہی تعلیم دیں گے اور یہی اپنی طرف سے رائے دیں گے کہ سانجھ کے ساتھ رہیے، پیار کے ساتھ رہیے، احترام کرنا سیکھیے، تضحیک مت کریں، کسی دشمن کی بھی تضحیک مت کیجیے. کل پھر آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی اور تفصیل کے ساتھ ہوگی، تحقیقی رپورٹس کے ساتھ ہوگی. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.